Hello students, welcome to the MBPSC Point by मुस्कान रोडानी। दिस इज अवर न्यू चैनल जिसमें हम आपको MBPSC के रिगार्डिंग कंप्लीट प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। MBPSC प्रीलिम्स, मेंस दोनों के लेक्चर्स आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इस सीरीज में आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को। तो जैसा कि हम जानते हैं कि MBPSC प्रीलिम्स की डेट आ चुकी है। फेब 16 को आपका MBPSC प्रीलिम्स है। तो उसके लिए हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेक्ट किए हमने। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार आपकी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डायरेक्टली एमपीपीएससी अपने एग्जाम में दे देता है। तो इसके लिए हम पूरा चैप्टर सिलेबस वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज हम सारे पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो ये जो सीरीज है वो आपके यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए भी उतनी ही बेनिफिशियल है जितनी एमपीपीएससी लोगों के लिए। इवन आपके यूपीएससी में ये आपको ज़्यादा फायदा देगी। तो ये सोर्स ये जो हमने पीवाईक्यूज उठाए हैं वो कहाँ से उठाए हैं, तो ये दिशा पब्लिकेशन के 30 इयर्स के पीवाईक्यूज है जो आपके यूपीएससी ने पूछे हुए हैं। तो इसको हम आज से डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, द वर्ड हिंदू इज अ रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद दैट इज इंडिया वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो जो हमारे इंडिया को हिंदू या वर्ड दिया गया है या फिर हमें हिंदू के नाम से बुलाया जाता है, तो ये जो हिंदू है वो पहली बार किसने यूज किया था ये वर्ड? तो सबसे पहले ये हिंदू वर्ड यूज किया था अरब ने, है ना। तो अरब और ईरानी लोगों ने सबसे पहले हमें हिंदू वर्ड से बुलाया था। तो अब इसका ये हिंदू वर्ड आया कहाँ से? तो ये वर्ड का ओरिजिन होता है हमारी इंडस रिवर से, जिसको हिंदी में कहा जाता है सिंधु रिवर। तो जो ईरानियन पीपल है या फिर जो अरब पीपल है वहां पर क्या होता है कि सिंधु का जो एस वर्ड है उस एस वर्ड को प्रोनाउंस किया जाता है SH वर्ड। तो वो सिंधु की जगह वो बोलते थे हिंदू। तो सबसे वैसे ही इसीलिए हमारे जो इंडिया में रहने वाले लोगों को हिंदू नाम से बुलाया जाने लगा, क्योंकि हम सिंधु रिवर के पास रहते थे। तो उन्होंने सिंधु ना बोल के उन्होंने हिंदू बोला। ओके। तो वैसे ही हम देखते हैं कि हमारे इस इंडिया को हिंदुस्तान के अलावा इंडिया भी बोला जाता है। तो ये जो इंडिया वर्ड भी आता है वो अभी आपकी इसी रिवर से आता है। तो इस सिंधु रिवर हिंदी में बोलते हैं। वैसे ही इंग्लिश में इसका नाम क्या है? इंडस। तो इंडस से नाम क्या पड़ गया? इंडिया। तो इंडिया हमें हमारी कंट्री को इंडिया सबसे पहले बोलने वाला जो कंट्री थी या लोग थे वो थे कौन? ग्रीक्स। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें सिंधु हिंदू किसने बुलाया? अरब ने। और इंडिया वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया था? ग्रीक्स ने। ओके। तो इसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ ब्रह्मवादिनी हु कंपोज्ड सम हिम्स ऑफ वेदास। तो हम देखते हैं ऋग वेदास के कुछ हिम्स है जिसे कुछ फीमेल्स ने भी लिखा है, और वो फीमेल्स जिन्होंने ऋग्वेदिक के कुछ हिम्स गाए हैं उन्हें हम ब्रह्मवादिनी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन है वो ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ हिम्स भी गाए हैं? तो वो है आपकी लोपमुद्रा। अभी जो लोपमुद्रा है उन्होंने वो ब्रह्मवादिनी है। इनके अलावा भी कुछ ब्रह्मवादिनी है जिन्होंने आपके ऋग्वेद के हिम्स गाए हैं, और उनमें आपके आ जाती है एक उसमें आपकी आ जाती है विश्वरा, सिक्ता, निवावरी, घोष, मैत्रेयी। तो विश्वरा, सिक्ता, निवावरी, घोष, मैत्रेयी। विश्वरा, सिक्ता, निवावरी, घोष, मैत्रेयी। तो ये क्या है? आपकी कुछ और ब्रह्मवादिनी है जिन्होंने ऋग्वेदा के हिम्स लिखे हैं। तो इन ऑप्शंस में से सबसे आती है वो, इन ऑप्शंस में से जो सही है वो है कौन? लोपमुद्रा। इसके बाद तीसरा है जहां पे आपको मैच करना है कि कौन सा एरा कब स्टार्ट हुआ था। तो विक्रम एरा शुरू हुआ था आपका 58 बीसी में। ठीक है। तो 58 बीसी में आपका विक्रम एरा शुरू हुआ था, और विक्रम एरा को शुरू करने वाले थे कौन? आपकी विक्रमादित्य। उसके बाद जो शक एरा शुरू हुआ था वो हुआ था 78 एडी में, और जो शक एरा है उसको शुरू करने का क्रेडिट जाता है आपकी कनिष्क को। उसके बाद गुप्ता एरा शुरू हुआ था 320 एडी में, और फिर कली एरा शुरू, और ये गुप्ता एरा को शुरू किसने किया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। इसके बाद ये जो कली एरा है ये 3102 बीसी में स्टार्ट हुआ था। अब इस पांचों ऑप्शन में से चार ऑप्शन तो हो गए, बाकी एक रह गया 248 एडी।
तो 248 एडी में क्या स्टार्ट हुआ था? तो कल्चुरी एरा। तो 248 एडी में कल्चुरी एरा स्टार्ट हुआ था। तो अगर हम सही ऑप्शन देखें तो वो होना चाहिए 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। सॉरी, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद है संस्कृत प्लेस रिटन ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड विमेन एंड शूद्रास स्पीक। तो गुप्त पीरियड के टाइम पर जो भी संस्कृत प्लेस लिखे जाते थे वहां पे विमेन और शूद्र कौन से इस लैंग्वेज बोलते थे? तो वो लोग बोलते थे प्राकृत लैंग्वेज। तो जो संस्कृत लैंग्वेज थी वो सिर्फ एलिट पीपल यूज करते थे, जो थोड़े से उच्च क्लास के थे या फिर हायर क्लासेस के थे, हायर कास्ट, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो एलिट पीपल होते हैं ना वो लोग संस्कृत लैंग्वेज यूज करते थे, और विमेन और शूद्र प्राकृत लैंग्वेज यूज करते थे या प्राकृत लैंग्वेज में वो बात करते थे। इसके बाद हम देखते हैं द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रेफर टू इन हिज इंस्क्रिप्शन इज। तो इन ऑप्शन में से आपका हो जाएगा प्रियदर्शी। ओके, तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है। तो आपकी इंडिया में आपको पता होगा यहाँ पे कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट आती है, एक सेकेंड, डिस्ट्रिक्ट आती है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है रायचूर डिस्ट्रिक्ट। और उस रायचूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक विलेज है मस्की गांव, है ना, मस्की विलेज। उस मस्की विलेज में 1915 में एक इंस्क्रिप्शन मिला था, और इस इंस्क्रिप्शन में दो नाम लिखे गए थे। एक था देवनाम प्रिय, देवनाम प्रिय, और एक था ये जो प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। तो हम देखेंगे कि आपके एक बार अच्छे से बना लेते हैं। यहाँ कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है रायचूर, उस रायचूर डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है मस्की। इस मस्की गांव में इंस्क्रिप्शन मिले थे, जिस इंस्क्रिप्शन में दो नाम लिखे गए थे, एक तो देवनाम प्रिय, देवनाम प्रिय, और दूसरा प्रियदर्शी। तो ये दो नाम हमें मिले थे, बाद में हमें पता चला था कि ये जो दो नाम यहाँ पे यूज किए गए हैं वो अशोक के लिए ही यूज किए गए हैं। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है जहां पर उसे देव नाम प्रिय या फिर प्रियदर्शी के नाम से जाना चाहते हैं कि हमें कहाँ मिला है, तो ये मस्की गांव में मिला है, जो कि रायचूर डिस्ट्रिक्ट में आता है कर्नाटका के। फिर आगे बढ़ते हैं। जो ये यवन प्रिय है, ये यवन प्रिय संस्कृत में किस चीज के लिए यूज किया गया है? तो ये यूज किया गया है पेपर के लिए, है ना, काली मिर्च के लिए। तो ये जो पेपर के लिए ये यूज किया गया है, इसी क्यों किया गया? क्योंकि यवन का मतलब पहले एंशियंट हिस्ट्री में या एंशियंट इंडिया की एंशियंट हिस्ट्री में जो यवन है वो इंडो ग्रीक्स के लिए यूज किया जाता है ना। तो यवन कौन है? इंडो ग्रीक्स है, तो इंडो ग्रीक्स को हम यवन बोलते हैं हिंदी में। तो ये यवन प्रिय मतलब यवन की जो फेवरेट थी वो क्या थी? पेपर। तो इसलिए पेपर का नाम ही क्या रख दिया गया? यवन प्रिय। फिर नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ अनुव्रत वॉज एडवोकेटेड बाय। तो ये जो अनुव्रत का कॉन्सेप्ट था ये आपका जैनिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो हमने पढ़ा होगा कुछ चार व्रत होते हैं, पांच व्रत होते हैं इसमें, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य, है ना। तो अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस हो जाएगा, अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग हो जाएगा, अपरिग्रह मतलब नॉन पोजेशन हो जाएगा, सत्य मतलब ट्रुथ हो जाएगा, और ब्रह्मचर्य सेलिबेसी या चेस्टिटी। ओके, तो इसके बाद आपका आता है अकॉर्डिंग टू द मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलोसफी लिबरेशन इज पॉसिबल बाय मीन्स ऑफ तो कर्म। तो मीमांसा फिलोसफी मानती है कि अगर आपको मोक्ष चाहिए, आजादी चाहिए, तो वो आपको किससे मिल सकती है? कर्म से। तो मीमांसा फिलोसफी में मीमांसा का मतलब क्या होता है? तो मीमांसा का मतलब ही होता है इंक्वायरी करना या फिर इन्वेस्टिगेशन करना। तो इंक्वायरी मतलब यहाँ पर हमारा जो मीमांसा मीमांसा फिलोसफी है वो ये मानती है कि अगर किसी को मोक्ष मिल सकता है तो वो कर्म से ही मिल सकता है। अब यहाँ पे मीमांसा के भी दो डिवीजन होते हैं, एक होता है पूर्व मीमांसा और एक होता है उत्तर मीमांसा। तो ये जो पूर्व मीमांसा है वो ये मानती है कि जो धर्म है वो आपकी ड्यूटी है, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपको फुलफिल करना ही है, आपकी ड्यूटी है वो। और जो कर्म है वो आपके धर्म को फुलफिल करने में या धर्म को पूरा करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो भी आपके यहाँ संसार में हो रहा है, जो आप भोग रहे हैं या फिर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, वो सिर्फ आपके कर्मों की वजह से हो रहा है।
और अगर आपको ये सब से छुटकारा चाहिए, मतलब जीवन मरण की जो एक साइकिल है उससे अगर आपको आज़ादी चाहिए, तो ये सिर्फ पॉसिबल है आपके कर्मों के थ्रू। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रॉन्ज आइकन्स ऑफ नटराज ऑफ चोल पीरियड इन वेरिएबल शो द डेटी विथ। तो यहाँ पे चोल चोल पीरियड पे बहुत सारे ब्रॉन्ज आइकन बनाए गए थे नटराज के, जहाँ पे एक देवी दिखाई गई थी, एक देवी दिखाई गई थी जिसके 8 हाथ थे, 6 हाथ थे, 4 हाथ थे या 2 हाथ थे। तो उनका सही आंसर हो जाएगा 4 हेड्स। तो आपने नटराज की ये वाली स्टैचू तो आपने देखा ही होगा जहाँ पर इसके 4 हेड्स दिखाए गए हैं। तो ये, एक मिनट, ये एक हाथ हो जाएगा, यहाँ पे पीछे दूसरा हाथ, एक ये पोस्टर जो बना हुआ है और ये चौथा। तो ये जो डीटी दिखाई गई है इसके 4 हाथ दिखाए गए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द एंशियंट इंडियन कॉस्मोजोनिक आइडियाज, द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द साइकिल ऑफ 4 युगास इज एगनसिस। तो इसमें क्या होता है कि आपके चार एंशियंट इंडिया में 4 युग माने गए हैं। तो उस 4 युगों का जो करेक्ट ऑर्डर है वो कौन सा है? तो इनका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा कृता, त्रेता, द्वापर और कली। तो जो ये कृता युग है वो ही सतयुग है। तो ये कृता युग का मतलब क्या हो जाता है? आपका सतयुग। उसके बाद फिर आया था आपका त्रेता युग, और उसके बाद फिर आया था द्वापर युग, और उसके बाद अभी जो चल रहा है वो कलयुग है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका, Which one of the following temples figured in the news regarding the institution of देवदसी? तो उस टाइम पर एक टेम्पल न्यूज में चल रहा होगा जो देवदसी के न्यूज के लिए फेमस हो गया था। तो वो टेम्पल था आपका जगन्नाथ टेम्पल पुरी, है ना। तो उड़ीसा में आपके पुरी में एक जगन्नाथ टेम्पल है, वो फेमस है आपके देवदासी के लिए। तो अब देवदासी होती कौन है? तो देवदासी वो लड़की होती है जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित किया होता है वर्शिप को, पूजा को, आराधना को, जहां पर वो अपनी पूरी जो जिंदगी होती है वो किसी मंदिर या किसी देवता को या देवी को समर्पित कर देती है। ओके, तो ये जो है देवदासी, इसे हम वैसे लॉर्ड जगन्नाथ की ह्यूमन वाइफ मानते हैं। तो लॉर्ड जगन्नाथ की जो अभी लाइव या ह्यूमन वाइफ है वो कौन है? देवदासी। या आपसे इस बार ये सब पूछा जा सकता है कि जगन्नाथ देव की जो ह्यूमन वाइफ है वो उसका नाम, उसको क्या कह के बुलाया जाता है? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? देवदासी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिवर मोस्ट मेंशन्ड इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर इज। तो आपकी अर्ली वैदिक लिटरेचर या ऋग्वेद में कौन सी रिवर बहुत बार मेंशन की गई है? तो वो है सिंधु, जिसे सप्त सिंधु के नाम से मेंशन किया गया है। फिर आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्ली जैस लिटरेचर। तो आपकी अर्ली जैन लिटरेचर में कौन सा एक जो है वो शामिल नहीं था? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा थेरी घाट, क्योंकि ये जो है वो आपकी बुद्धिस्ट लिटरेचर का पार्ट है। बाकी ये सारे जो तीनों बचेंगे ये आपके जैन लिटरेचर का पार्ट है, चाहे सूत्र कृतंग हो, बृहकल्प सूत्र हो, या अक्रान सूत्र हो। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? आपके जैनिज्म के पार्ट हो जाएंगे या जैन लिटरेचर के पार्ट हो जाएंगे। सिर्फ थेरी गाथा क्या है? एक बुद्धिस्ट लिटरेचर का पार्ट है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो इसमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो दोनों में ही कॉमन थी? तो सबसे पहले है अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस एंड इंजॉयमेंट। तो जो इन दोनों मतलब इसका मतलब ये है कि कोई फिलॉसफी है जो ये बोलती है कि आपको मध्यम मार्ग फॉलो करना चाहिए, आपको एक्सट्रीम्स की तरफ नहीं जाना है। तो वो फिलॉसफी कौन सी है? बुद्धिज्म की। जैनिज्म इसे नहीं मानता, क्योंकि जो जैनिज्म है वो एक्सट्रीमिज्म को मानता है। तो कहते हैं संपूर्ण त्याग कर देना चाहिए कि कोई भी, मतलब ये बिल्कुल ही जो स्ट्रिक्ट रूल्स है ना वो जैनिज्म फॉलो करता है। इवन वहाँ पे नेल्स कट करना, हेयर्स कट करना या फिर एग्रीकल्चर करना को भी पाप बताया गया है। तो वो एक्सट्रीमिज्म को मानता है, लेकिन बुद्धिज्म नहीं मानता। तो ये जो है अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज, ये बुद्धिज्म में तो है लेकिन ये जैनिज्म में नहीं है। इसके बाद दूसरा है इनडिफरेंस ऑफ अथॉरिटी, इनडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदा। वेदा की अथॉरिटी को कौन नहीं मानता? है ना, दोनों नहीं मानते। तो ये तो सही है। इसके बाद है डिनायल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स। तो रिचुअल्स मतलब जो इतने इलेबोरेट रिचुअल्स थे उसको कौन डिनाई करता है? दोनों, है ना। तो दोनों इसको डिनाई करते हैं, तो ये भी दोनों में सही है। फिर है नॉन इंजरी टू द एनिमल लाइफ। ये भी दोनों ही मानते हैं। तो एनिमल लाइफ को इंजर नहीं करना चाहिए, उनको कोई चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, ये भी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दोनों ही मानते हैं।
तो वेदास को दोनों ही नहीं मानते हैं, रिचुअल्स को दोनों ही नहीं मानते हैं, और एनिमल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए ये भी दोनों मानते हैं। बस एक ही जो है वो अ, सिर्फ बुद्धिज्म मानता है और जैनिज्म नहीं मानता। तो एक ही ऐसा है जो दोनों में कॉमन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट तो हट जाएगा, सॉरी, फर्स्ट हट जाएगा, और ये 2, 3, 4। फिर आपका आता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडियन सोसाइटी विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ अदर थ्री। तो इनमें से 3 टर्म्स जो है वो कॉमन है और बाकी चौथा टर्म कॉमन नहीं है, आपको वही पहचानना है। तो कुल, वंश, कोश और गोत्र। इसमें कुल, वंश एंड गोत्र, ये 3 जो है वो आपकी फैमिली से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड टर्म्स हैं। सिर्फ एक कोश ही है जो आपकी रेवेन्यू से रिलेटेड टर्म है, जो आपके पैसों से रिलेटेड है या ट्रेजरी से रिलेटेड है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि कोश जो है वो बाकी 3 से अलग है, ऑड है। फिर आपका आता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग गुप्त पीरियड। तो इनमें से कौन है जिसने आपकी मेडिसिन पे काम किया है? तो वो है सुश्रुत, है ना। तो आपने सुनी होगी सुश्रुत संहिता, जिसमें उन्होंने बहुत इलेबोरेटली बताया गया है कि मेडिसिन के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। और इवन ये आपके उस टाइम पर बहुत ही बेस्ट सर्जन माने गए हैं गुप्ता पीरियड के टाइम पर। तो अभी ऐसा पूछा जा सकता है कि मेडिसिन के लिए कौन फेमस है, या फिर आप ये पूछा जा सकता है कि जो सुश्रुत है वो कौन से पीरियड से बिलोंग करते थे। तो वो गुप्त पीरियड के टाइम पर बिलोंग करते थे, या गुप्त पीरियड के टाइम पर थे वो। फिर आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर वॉज इनवेरिएबली यूज्ड ग्रीन सिसिस्ट एज मीडियम। तो पहले तो सिसिस्ट होता क्या है? तो ये एक मेटामॉर्फिक रॉक होती है, एक पत्थर होती है जो लेयर्स में होती है, और उसको आप लेयर्स में कट भी कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा स्कल्पचर है जो ये ग्रीन पत्थर से बनाया गया है? तो इसमें से हो जाएगा भरूत स्कल्पचर। तो भरूत स्कल्पचर के बारे में थोड़ा कुछ जानेंगे। तो भरूत स्कल्पचर, हालांकि अब जो ये स्तूपा बना हुआ था, या भरूत स्तूपा जो बना हुआ था, अब वो पूरी तरह से खराब हो चुका है, टूट फूट चुका है। लेकिन इसके बाद भी जो स्तूपा था, स्तूपा है वो अभी भी जो है वो भरूच में ही है। लेकिन इसके आसपास के जो गेटवेज थे या रेलिंग्स लगाई गई थी, इसे तोड़कर डिसमेटल करके अलग कर दिया गया है, और अब इसे कोलकाता के म्यूजियम में ले जाकर रखा गया है। तो भरूच का जो स्तूप है वो अभी भी भरूच में ही है, लेकिन इसके आसपास की रेलिंग्स और जो डोर्स गेटवेज वगैरह थे वो हम हटाकर अब कोलकाता के म्यूजियम में रख दिए गए हैं। अब इस स्तूपा के बारे में खास बात यह है कि इसमें बुद्ध की पिछले जन्मों के बारे में या जाटक प्लेस के बारे में काफी सारी चीजें बताई गई हैं। अब ये जो इसमें जो ग्रीन कलर का जो सिस्ट फॉलो मतलब लगाया गया है, या जो काला कलर हरे कलर का पत्थर लगाया गया है, ये इसकी खास बात है। अब ये जो भरूच स्तूप है इसको बनाया किसने था? तो ये मौर्य के जो राजा है अशोक है ना। तो अशोक ने इसे बनाया था 3rd सेंचुरी बीसी में। इसमें बनाया तो था 3rd सेंचुरी बीसी में और अशोक ने बनवाया था, लेकिन 2nd सेंचुरी बीसी में शुंग डायनेस्टी ने या शुंग पीरियड में इसको कई बार रिनोवेट किया गया था, या इसमें कई और भी वर्क्स थे वो एड ऑन किए गए थे। तो 3rd सेंचुरी बीसी में इसे बनवाया था अशोक ने, लेकिन बाद में इसमें कई सारी चीजें और भी एड ऑन की गई थी, और वो की थी 2nd सेंचुरी बीसी में, और ये शुंग पीरियड में किया गया था। फिर आपका आता है कि इसको आपको मैच करना है 18th में। तो विशाखा दत्त जो है वो फेमस है अपने ड्रामा के लिए, और ये विशाखा दत्त का जो फेमस ड्रामा है वो है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। इसके बाद है वारा मिहिर। वारा मिहिर फेमस है अपनी एस्ट्रोनॉमी के लिए। चरक मेडिसिन के लिए की एक बुक भी है, चरक संहिता। इसके बाद ब्रह्मगुप्त मैथमेटिक्स के लिए। तो हो जाएगा 2, 3, 1, 4। तो 2, 3, 1, 4 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया अलाउज डिवोर्स टू अ वाइफ डिसर्टेड बाय हर हस्बैंड। तो अगर किसी वाइफ को अपने मतलब अगर किसी को भी उसका हस्बैंड छोड़ देता है, बिना किसी रीजन के उसको छोड़ के चला जाता है, तो वाइफ के पास राइट होता है कि वो अपने उस हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। अब ये कौन से टेक्स्ट में बताया गया है? तो ये बताया गया है अर्थशास्त्र में, जिसे लिखने वाले हैं कौटिल्य। अब उन्होंने इस डिवोर्स के लिए एक वर्ड अलग से यूज किया है, और वो वर्ड यूज किया है उन्होंने मोक्ष।
है ना? तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौटिल्य ने अपनी बुक में एक वर्ड यूज किया है मोक्ष, तो वो किस पर मतलब किस पर्सपेक्टिव पे यूज किया गया है? तो इस मोक्ष का मतलब है डिवोर्स लेना, है ना? तो इसका मोक्ष का मतलब क्या हो जाएगा? डिवोर्स। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं 20th क्वेश्चन, जिसमें आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। एक तरफ आपको दी गई है डायनेस्टीज, दूसरी तरफ दी गई है उनकी कैपिटल। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि गुप्ता की कैपिटल, गुप्ता एम्पायर की कैपिटल जो थी वो थी देवगढ़। चंडेलास की थी खजुराहो। चालुक्यास की थी बदामी या फिर बतापी। और पल्लवास की थी पन्नमलाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे खास मतलब जो ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये तो बदामी लिखा हुआ है, वो बदामी और बतापी जो है वो सेम है। तो बदामी लिखा हो या बतापी लिखा हो, दोनों सेम जगह है। अभी कहाँ पर है? तो ये आपके जो अ, कर्नाटका वाला रीजन है, तो कर्नाटका स्टेट के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में आपका ये बदामी या फिर बतापी आता है। और ये जो पन्नामलाई है, ये पन्नामलाई आपके तमिलनाडु में आता है। तो ये आज प्रेजेंट डे जो कांची जिसे हम जानते हैं ना, वो पहले पन्नामलाई के नाम से जानी जाती थी। तो पन्नामलाई पल्लवास की कैपिटल थी, जो आज के नाम पर कांची तमिलनाडु में है। और बदामी जो थी वो बदामी जो थी वो चालुक्यास की कैपिटल मानी जाती थी, जो आज प्रेजेंट डे पर कर्नाटका के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अशोका स्टोन पिलर इज इनकरेक्ट। तो इनमें से आपको बताना है कि अशोका के पिलर के रिगार्डिंग कौन सा वाला स्टेटमेंट गलत है। तो वो हाईली पॉलिश्ड हुआ करते थे, ये तो सही है, हाईली पॉलिश्ड हुआ करते थे। मोनोलिथिक का मतलब होता है कि क्या उन्हें एक ही पत्थर को काटकर उसमें से पिलर को बनाया जाता था, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। द शाफ्ट ऑफ द पिलर्स वर टेपरिंग इन द शेप। टेपरिंग का मतलब होता है कि ऐसे वो ऐसा होता था, ठीक है, तो नीचे से ब्रॉड फिर थोड़ा सा पतला पतला होता जाता था, तो हाँ ये भी ट्रू है। बस एक गलत क्या है कि दीज आर द पार्ट्स ऑफ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स। तो ये आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं हुआ करता था। अशोका ने अपने जो भी पिलर्स बनवाए थे वो धम्म की स्पेयर के लिए थे, ना कि उसके आर्किटेक्चर के लिए थे। तो डी ऑप्शन इसमें रॉन्ग हो जाएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो जैसे जैसे ये रोमन स्क्रिप्ट है, ये हम जो लिखते हैं वो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। वैसे एक स्क्रिप्ट है जैसे हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, और वो है आपकी खरोष्टी स्क्रिप्ट। तो खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है वही स्क्रिप्ट है जिसको जेम्स प्रिंसेप ने डेसिफर किया था। और इसको उन्होंने डेसिफर भी कैसे किया था, इसके पीछे में एक स्टोरी थी। एक इंडो ग्रीक पीरियड के उनको कुछ कॉइन्स मिले थे, जिसको देखकर उन्होंने फिर इसको डिस्कवर डेसिफर किया था। और इस ये जो है इससे डेसिफर करने के बाद उन्हें हमारे पास कुछ अशोका के इंस्क्रिप्शन भी मिले थे, जो हमको नॉर्थ वेस्ट रीजन से मिले थे। तो वहां से मिले हुए जो इंस्क्रिप्शन है उसको भी हम पढ़ पाए थे, जो खरोष्टी स्क्रिप्ट में ही थी। तो खरोष्टी स्क्रिप्ट ही है जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, और इसको डेसिफर करने वाले थे जेम्स प्रिंसेप। और आपके नॉर्थ वेस्ट में कुछ अशोका के इंस्क्रिप्शन मिले थे जो इसी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे। नचिकेत और यम के बीच में जो डायलॉग हुआ था वो आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो वो मिलता है आपको कथा उपनिषद में। तो कथा उपनिषद में एक आपको डायलॉग मिलता है, कन्वर्सेशन मिलता है बिटवीन यम एंड नचिकेत। तो नचिकेत इसमें एक डिसिपल होता है, जैसा होता है, एक सीकर होता है। और जो यमराज होते हैं वो जिन्हें सब जानकारियां मालूम है, जिसे सारे रहस्यों के बारे में नॉलेज है, वो यम है। तो इनके बीच में एक कन्वर्सेशन होती है। थोड़ी बहुत कुछ स्टोरी इसकी ऐसी है कि एक बार नचिकेत के पापा ने उसे ऐसे ही कह दिया था कि तुम अ, तुम्हें नर्क में होना चाहिए। तो नचिकेत ने अपने पापा की बात को सच बनाने के लिए फिर वो सच में वहां नर्क चले गए थे। जब वो नर्क गए तो वहां पे यम देव जो थे वो मौजूद नहीं थे। तो उनको 3 दिन तक नचिकेत को वहां पे वो बिना कुछ खाए पिए रहे थे, यमदेव की वेट करते हुए। तो जब यमदेव वहां पर आए तो उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण का बेटा है जो 3 दिन से बिना कुछ खाए पिए मेरा इंतजार कर रहा है। तो उन्होंने इसको वरदान दिया कि तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग सकते हो और मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उसने नचिकेत ने पहला वरदान तो ये मांगा था कि मेरे जो पापा मेरे से गुस्सा है वो शांत हो जाए, सब ठीक हो जाए। तो उन्होंने उसको वरदान को मान लिया। दूसरा वरदान उन्होंने अग्नि के रहस्य से रिलेटेड कुछ पूछा था उनसे, और उन्होंने वो सब बता दिया। तीसरे में नचिकेत ने ये पूछा कि जैसे हम जब हमारी डेथ हो जाती है तो उसके बाद आत्मा का क्या होता है, इससे रिलेटेड उनसे कोई क्वेश्चन पूछा।
तो पहले तो यम ने ये बताने से मना कर दिया, बोला था कि आप कुछ और पूछ लो उसकी जगह पर, लेकिन जब नचिकेत नहीं माने तो यम ने फिर इस का पूरा रहस्य नचिकेत को बताया था। तो उससे रिलेटेड ये पूरा जो डायलॉग था वो आपको कठोपनिषद में देखने के लिए मिलता है। फिर है मिलिंद पन्नू जो है वो मनिंदर और कौन से बुद्धिस्ट मॉन्क के बीच में हुआ था, तो वो मॉन्क से बुद्धिस्ट मॉन्क थे आपके नागसेन। तो ये जो मिलिंद पन्नू है ये किसी एक इंसान ने नहीं लिखा, ये भी आपके कन्वर्सेशन है बिटवीन इंडो ग्रीक किंग मिलिंद। तो जो मिलिंद थे वो इंडो ग्रीक किंग थे। अब मिलिंद और यहाँ पे उनको नाम से जाना जाता था मिलिंदर। तो वैसे उनका नाम था मिलिंद, पर यहाँ पे उनको जाना जाता था मिलिंदर के नाम से। तो मिनिंदर और बुद्धिस्ट के जो वो थे सेज थे या फिर मॉन्क थे नागसेन, उनके बीच में ये डायलॉग हुआ था। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ अशोक। तो इनमें से कौन से वाले एडिक्ट में अशोक का रियल नेम लिखा हुआ है, तो वो है आपका मस्की। तो मस्की हम पहले भी देख चुके हैं कि ये आपके कर्नाटका के एक डिस्ट्रिक्ट में आती है, कर्नाटका स्टेट में आती है, और रायचूर डिस्ट्रिक्ट, मतलब कर्नाटका स्टेट में रायचूर डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर आपका एक मस्की गांव है, वहां पे आता है। अब मस्की के अलावा 3 और ऐसे इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे अशोक का नाम अशोका ही मेंशन है। तो एक तो आपका हो जाएगा मस्की, तो एक तो आपका हो जाएगा मस्की, दूसरा हो जाएगा गुर्जर, तीसरा आपका हो जाएगा नेटर, और चौथा हो जाएगा उडेगोलन गोलन। तो मस्की, गुर्जर, नेटर और उडेगोलन। मस्की, नेटर, गुर्जर और उदयगोलम। तो ये 4 ऐसे इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे अशोका का नाम अशोका ही लिखा गया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको मैप में 4 महाजनपद को दिखाया गया है, आपको उनका नाम पहचानना है। तो ये आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर जो ये वाला ए जनपद है उस वो है मत्स्य, जो आज के राजस्थान के जयपुर वाले इलाके में आता है। और ये जो बी है ये है आपका अवंती, जिसकी जो कैपिटल है वो आपकी उज्जैन है। ये जो सी वाला है वो वत्स है ना, वत्स, जिसकी जो कैपिटल है वो कौशाम्बी है। और ये जो है आपका अंग है ना, जिसे मगध में मिला दिया गया था, और ये जो वत्स है उसे भी मगध में मिला दिया गया था। तो ये आपका मत्स्य हो जाएगा राजस्थान, अवंती मध्य प्रदेश, वत्स और ये अंग। तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर है इन महायान बुद्धिज्म बोधिसत्व अवलोकितेश्वर वॉज ऑल्सो नोन एज। तो महायान बुद्धिज्म में सबसे जो सबसे ज्यादा जिनकी इम्पोर्टेंस है या जो कंपेशन के लिए जाने जाते हैं वो है आपके अवलोकितेश्वर। अब अवलोकितेश्वर को और भी किसी नाम से जाना जाता है, तो उसको कहा जाता है संस्कृत में पद्मपाणि। तो संस्कृत में उसे पद्मपाणि कहा जाता है। इसका मतलब होता है होल्डर ऑफ अ लोटस। के हाथ में लोटस होता है, और साथ ही में इनको एक लोकेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो अब लोकितेश्वर हो, लोकेश्वर हो या फिर पद्मपाणि हो, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके, इन्हीं के नाम आने जाएंगे, इन्हीं बोधिसत्वा के नाम आने जाएंगे। इसके बाद सिल्वर कॉइन्स जो कि गुप्त पीरियड में इशू हुए थे, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था रूपक। तो रूपक क्या थे, सिल्वर कॉइन्स थे। दिनार क्या थे, दिनार आपके कुमार गुप्त के टाइम पर, मतलब इसी गुप्त पीरियड में रिलीज किए गए गोल्ड कॉइन्स थे। ये जो कार्चमन है ये लगभग 6th सेंचुरी बीसी के आसपास ये रिलीज किए गए थे। तो गुप्ता पीरियड के दौरान रूपक थे जो सिल्वर कॉइन्स थे, और दिनार थे जो गोल्ड कॉइन्स थे। फिर आगे बढ़ते हैं। आपको अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है, जहां पर एक तरफ आपके एक, एक तरफ आपको दिया हुआ है ऑथर का नाम, दूसरी तरफ दिया हुआ है आपको टेक्स्ट का नाम। तो सबसे पहले आपका आता है वाराह मिहिर। तो वाराह मिहिर की जो टेक्स्ट है वो है आपकी बृहद संहिता। इसके बाद विशाखा दत्त ने लिखा है देवी चंद्रगुप्तम। शूद्रक ने लिखा है
मृच्छकटिकम, और बिल्हाना ने लिखा है विक, अ, वि- विक्रमांकदेव चरित्र, विक्रमांकदेव चरित्र। तो विक्रमांकदेव चरित्र किस लिखा है? बिल्हाना ने लिखा है। तो बारह मिहिर ने लिखा है बृहद संहिता। इस बारह मिहिर की एक और किताब बहुत फेमस है और वो है पंच सिद्धांतिका। या तो बृहद संहिता हो या फिर पंच सिद्धांतिका हो, ये सब किसने लिखी है? बारह मिहिर ने। उसके अलावा विशाखा दत्त ने लिखी है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम के अलावा एक और उनकी फेमस है और वो है मुद्रा राक्षस। तो विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस भी है और विशाखा दत्त की देवी चंद्रगुप्तम भी है। बारह मिहिर की बृहद संहिता भी है और बारह दत्त की पंच पंच सिद्धांतिका भी है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3, 4, 2, 5। तो 3, 4, 2, 5 ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट इन एंशिएंट इंडिया? तो पुराने टाइम पे एंशिएंट इंडिया में कौन सी इनमें से किसको कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट बोला जाता था? तो वो था आपका मनीग्राम। तो मनीग्राम क्या था? कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट्स। तो ये जो मर्चेंट्स के कॉर्पोरेशन को क्या बोला जाता था? मनीग्राम। फिर है बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन वन। तो पुलकेशिन वन का जो बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन है, वही बादामी जिसको वातापी भी बोला जाता है, जो कर्नाटका में है। तो उसका जो टाइम पीरियड था वो था 465 इन शक एरा। अगर इसी को हमें विक्रम संवत में लिखना हो तो उसका एरा क्या होगा? तो शक हमें पता है कि शक एरा कौन सा होता है? 78 एडी। और अगर विक्रम की बात करें तो 58 एडी। तो सॉरी 58 बीसी। तो यहाँ पे 78 एडी की अगर हम माने तो इसके अनुसार जो डेट है वो क्या है? 465। तो आप देखिए कि मान लो अगर मैं ये टाइमलाइन बनाऊं, ये 0 है, तो 58 बीसी लगभग इसके यहाँ से शुरू होगा क्योंकि बीसी है, बिफोर क्राइस्ट है। तो ये अगर मैं क्राइस्ट का जन्मदिन मानूं ये 0 से, तो ये बिफोर क्राइस्ट है, मतलब 58 समथिंग यहाँ पे होगा शक विक्रम, और शक यहाँ पर होगा लगभग 78 एडी। तो अगर हम यहाँ से गिने तो 465 ईयर्स होते हैं, मतलब जब मैं इस ड्यूरेशन की बात कर रही हूँ, इस ड्यूरेशन की, तो ये क्या है? 465 ईयर्स है। अब यहाँ से अगर मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ऐड हो जाएगा। तो 465 में हम प्लस करेंगे ये 78 और ये 58। तो 465 में ऐड हो जाएगा 78 और 58। तो आपको मिलेगा 8 बजे 8 16, 16 प्लस 5 21, 7 प्लस 6 13 प्लस 5 18 प्लस 2 20 4 5 6। तो 601 आपको मिल जाएगा। तो 601 ईयर्स हो चुके होंगे अगर आप इसको अ, विक्रम संवत से माने, विक्रम एरा से माने तो। इसके बाद है कई सारे ग्रीक कुषाण शक ने जो इंडिया में आए थे, उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था रेदर देन हिंदुइज्म। इसके पीछे का रीजन क्या था? तो इसके पीछे का पहला ऑप्शन है बुद्धिज्म वॉज एन असेंडेंट एट दैट टाइम। नहीं, ये रीजन नहीं था। उस टाइम पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही बुद्धिज्म ही चल रहा था। दे हैड रिनाउंस द पॉलिसी ऑफ वॉर एंड वॉयलेंस। तो ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने वॉर एंड वॉयलेंस की पॉलिसी को हटा दिया था, त्याग दिया था। कास्ट रिडन हिंदुइज्म डिड नॉट अट्रैक्ट देम। यस। तो हिंदुइज्म में जो कास्ट सिस्टम चल रहा था, इसकी वजह से वो जो हिंदुइज्म था वो उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाया, और बुद्धिज्म को अडॉप्ट करना थोड़ा ज़्यादा आसान था, जिसकी वजह से जो भी ये ग्रीक कुषाण शक इंडिया में आए, उन्होंने बुद्धिज्म को ही अडॉप्ट किया। फिर है अशोका के मेजर रॉक एडिक्ट में से कौन सा वाला रॉक एडिक्ट है जो साउथ की संगम किंगडम के बारे में बात करता है? तो वो है सेकेंड और एट्थ। तो ये जो आपका रॉक एडिक्ट है सेकेंड और एट्थ, ये आपके साउथ की चोल किंगडम, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपणी, इन सारे किंगडम्स के बारे में बात करता है। इनमें से कौन सी पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है? तो मृच्छकटिकम शूद्रक, के अभी भी हमने देखा कि ये सही है। बुद्ध चरित्र वसुबंधु, ये गलत है। तो बुद्ध चरित्र को लिखने वाले वसुबंधु नहीं है, उसको लिखने वाले हैं अश्व घोष, अश्वघोष। इसके बाद है मुद्रा राक्षस को विशाखा दत्त ने ही लिखा था। विशाखा दत्त की अभी एक और किताब पढ़ी थी हमने, एक थी मुद्रा राक्षस और दूसरी थी ये देवी चंद्रगुप्तम। तो एक देवी चंद्रगुप्ता, वो दूसरी मुद्रा राक्षस, ये दोनों किसकी है?
ये विशाखा दत्त की। इसके बाद आपका आता है हर्षचरित्र बाणभट्ट, ये भी ठीक है, ये भी सही है। तो इनमें से कौन कौन से करेक्टली मैच्ड है, तो सेकंड को आप हटा देंगे, फर्स्ट थर्ड फोर्थ ये तीनों आपकी करेक्ट है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग अपीयर्ड इन इंडिया, इनमें से कौन सा जो ऑर्डर है वो करेक्ट है। तो सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स, आयरन प्लफ, पंचमार्क और अर्बन कल्चर में सबसे पहले अर्बन कल्चर आया, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर ही आ गया था। इसके बाद आयरन की खोज हुई थी, जिसके बाद वैदिक कल्चर आया था। वैदिक कल्चर आने के बाद फिर एक पंचमार्क कॉइन से स्टार्ट हुए थे। पंचमार्क कॉइन हमारे यहाँ पे थोड़ा सा लेट, लगभग वही 600 से लेकर 700 बीसी के बीच में ये आपके पंचमार्क कॉइन्स आए थे। इसके बाद, और ये पंचमार्क कॉइन्स आए भी कहाँ थे, ये हमें एक जगह है आपकी, सॉरी ये पंचमार्क कॉइन्स नहीं, ये जो आयरन प्लफ है ये आया कहाँ से, एक जगह है आपकी यूपी में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में गंडवारिया। तो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में गंडवारिया में आपको ये आयरन प्लफ मिला था। उसके बाद ये लगभग 7 से 6 सेंचुरी बीसी के बीच में आपको पंचमार्क कॉइन्स मिले थे, और उसके बाद फिर आपको मिला था लास्ट में गोल्ड कॉइन लगभग 200 बीसी के आसपास, जब आपके ये इंडो ग्रीस लोग हमारे इंडिया में एंटर किए थे, तो उन्होंने गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था। तो सबसे पहले अर्बन कल्चर, फिर आयरन, फिर पंचमार्क कॉइन्स, फिर गोल्ड कॉइन्स। तो 4 3 2 1 डी ऑप्शन। फिर है आपका अकॉर्डिंग टू द अशोकास एडिक्ट सोशल हार्मनी अमंग द पीपल वाज मोर इम्पोर्टेंट देन रिलीजियस डिवोशन, तो ये ट्रू है। तो अशोका के एडिक्ट में जो सोशल हार्मनी थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी देन द रिलीजियस डिवोशन। इवन उसका जो पॉलिसी थी धर्म की, वो भी आपकी लाइफस्टाइल ज्यादा और रिलीजन थोड़ा सा कम थी उसमें उसमें इसके बाद है स्प्रेड आइडियाज ऑफ इक्विटी इंस्टेड ऑफ प्रमोशन ऑफ रिलीजन, उसने रिलीजन को प्रमोट करने की जगह इक्विटी के आइडियाज को ज्यादा प्रमोट किया। तो दोनों सही है, और आर जो है वो आपके ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि रिलीजन को इंपॉर्टेंस कम देकर उन्होंने सोशल हार्मनी पे ज्यादा फोकस किया। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया गया है, जिसकी एक तरफ आपके पास प्लेसेस गिवन है और दूसरी तरफ उन प्लेसेस की स्पेशलिटी गिवन है। तो पहली आपकी प्लेस का नाम है लोथल, और लोथल में आपका एंशियंट डॉकयार्ड था, तो ये करेक्ट है। आपको पता होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक बहुत फेमस साइट है लोथल, जो कि आज प्रेजेंट डे गुजरात में आती है, और वो फेमस थी आपकी एंशियंट टाइम पे, वहाँ पे डॉकयार्ड था। फिर है सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया था, तो ये भी सही है। बुद्ध, महात्मा बुद्ध को एनलाइटनमेंट के बाद उन्होंने अपना जो पहला सरमन दिया था वो सारनाथ में ही दिया था। तीसरा हो जाएगा राजगीर में आपका लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका है, तो ये गलत हो जाएगा। तो जो लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका है वो आपके राजगीर में नहीं है, वो आपके सारनाथ में ही है। तो सारनाथ में ही आपका लॉयन कैपिटल देखा जाता है। और फिर है आपका नालंदा जो है वो बुद्धिस्ट लर्निंग की ग्रेट सीट है, तो ये भी सही है। तो जो नालंदा है वहाँ वो बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए जाना जाता है। तो आपका 1 2 4 सही है और थर्ड गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट इंडियन रिकॉर्ड्स इज द अर्लीस्ट रॉयल ऑर्डर टू प्रिजर्व फूड ग्रेन्स टू बी यूटिलाइज ड्यूरिंग द क्राइसिस इन द कंट्री। तो इन सारे इंडियन रिकॉर्ड्स में से कौन सा वो सबसे पुराना पुराना रिकॉर्ड है, जहाँ पर राजा ने अपने एक रॉयल ऑर्डर दिया था कि जो भी फूड ग्रेन्स है उसे प्रिजर्व करके रखा जाए, ताकि जब फेमाइन आएगा, जब क्राइसिस के टाइम पर उसे यूटिलाइज करने मतलब यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ऐसा कौन सा इसमें सबसे पुराना रिकॉर्ड है जिसमें रॉयल ऑर्डर दिया गया था फूड ग्रेन्स को प्रिजर्व करके रखने के लिए। तो इनमें से ऑप्शन ए है सौगौरा कॉपर प्लेट। अब जो सौगौरा कॉपर प्लेट है वो सबसे पहले तो ये सबसे पुरानी कॉपर प्लेट है जिसे मौर्य पीरियड के टाइम पर बनवाया गया था। ठीक है, तो ये सबसे पुरानी कॉपर प्लेट है जिसे मॉडर्न पीरियड के टाइम पर बनाया गया था, और ये कॉपर प्लेट में जो स्क्रिप्ट यूज की गई है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। अब ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि अशोकन के टाइम के पहले, अशोका के पहले बहुत ही कम ऐसी इंस्क्रिप्शन या स्क्रिप्ट, बहुत ऐसे कम इंस्क्रिप्शन या फिर कॉपर प्लेट्स रही है जिसमें आपकी ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज किया गया हो। तो प्री अशोकन टाइम पे कहीं पर भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट का उतना ज्यादा यूज नहीं हुआ करता था। बहुत ही कम ऐसे टेक्स्ट है जहाँ पे आपको ब्राह्मी स्क्रिप्ट मिलेगी, और ये सौगौरा कॉपर प्लेट उनमें से ही एक है। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को ज्यादा प्रमोट करने का जो क्रेडिट जाता है वो आपके अशोका को जाता है, उनसे पहले बहुत कम थी, और ये सौगौरा कॉपर प्लेट उनमें से एक है।
फिर आपका आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ फॉर्म्स थीम ऑफ। तो जो हमारा बुद्धिज्म में आपको एट फोल्ड पाथ का कॉन्सेप्ट मिलेगा वो किससे रिलेटेड है? तो आपको पता होगा कि जो बुद्धिज्म है उसमें पहले तो 4 नोबल ट्रुथ आते हैं, जिसमें उन्होंने पहले ट्रुथ में बताया है कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। तो जो पूरा संसार है वो दुखों से भरा हुआ है। सेकेंड नोबल ट्रुथ बताया था कि डिजायर इज द रीजन बिहाइंड दैट सफरिंग। तो इन सारे दुखों का जो कारण है वो आपकी डिजायर्स है, आपकी इच्छाएं हैं। तीसरा ट्रुथ बताया गया था कि अगर आप अपनी इच्छाओं पर, डिजायर्स पर कंट्रोल कर लो तो आपके जो दुख है वो खत्म किए जा सकते हैं। और इच्छाओं को खत्म करने के जो पाथ है वो एट फोल्ड पाथ है। तो ये आपको चौथा नोबल ट्रुथ था कि एट फोल्ड पाथ को फॉलो करके आप अपने दुखों को खत्म कर सकते हो। अब ये जो एट फोल्ड पाथ है, इस एट फोल्ड पाथ में क्या क्या चीजें मेंशन थी? तो सबसे पहला है इसमें राइट माइंडफुलनेस, राइट माइंडफुलनेस, इसके अलावा राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट स्पीच, राइट लाइवलीहुड, राइट थॉट, राइट एक्शन, राइट एफर्ट और राइट कंसंट्रेशन। आप राइट माइंडफुलनेस होना चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सही चीजें बोलनी चाहिए, सही एक्शन करना चाहिए, आपका एफर्ट सही डायरेक्शन में हो, आपका सोच सही हो, आपकी कंसंट्रेशन सही हो, और जिस जहाँ से आप पैसा कमा रहे हैं वो लाइवलीहुड का जरिया भी आपका सही हो, मतलब जीवन जीने का तरीका भी सही है। तो राइट माइंडफुलनेस हो, राइट समझ हो, अंडरस्टैंडिंग सही हो, थॉट सही हो, जो सोच रहे हो वही बोलो, मतलब राइट स्पीच होनी चाहिए, जो बोल रहे हो वही करो, मतलब राइट एक्शन होना चाहिए, एफर्ट सही डायरेक्शन में होने चाहिए, कंसंट्रेशन सही, लाइवलीहुड सही। माइंडफुलनेस, अंडरस्टैंडिंग, थॉट, स्पीच, एक्शन, एफर्ट, कंसंट्रेशन, लाइवलीहुड। तो ये आपके जो एट फोल्ड पाथ थे, ये एट फोल्ड पाथ किसकी थीम बनाते हैं? तो ये बनाते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। तो धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब क्या है? ये माना जाता है कि जो ये जो एट फोल्ड पाथ है, इसको उन्होंने रिजेंबल किया है विद द धर्म व्हील। तो धर्म के चक्र से रिजेंबल किया है और बोला कि इस धर्म के जो ये 8 स्पोक्स होते हैं ना, ये लाइंस होती है, ये एट फोल्ड पाथ को डिनोट करती है। तो इसमें से एक होगा राइट माइंडफुलनेस, एक होगा आपका राइट थॉट, राइट एक्शन, राइट कंसंट्रेशन, राइट एफर्ट, राइट लाइवलीहुड। तो ये आपके जो एट स्पोक्स हैं वो एट जो फोल्ड पाथ है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपके एट फोल्ड पाथ किसकी थीम बनाते हैं? तो धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की थीम बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये जो मैप गिवन है इसमें इंडिया का, ये कौन से टाइम पीरियड का है? तो क्या ये कनिष्क एट द टाइम ऑफ हिज डेथ? तो जब कनिष्क की डेथ हो रही थी तो उस टाइम पर जो उनका जो ऑक्यूपेशन था वो लगभग इस एरिया में था। तो वो साउथ में तो आए नहीं थे, ये जो पूरा एरिया था नॉर्थ वेस्ट वाला और नॉर्थ वाला, ये आपके कनिष्क के अंदर था। तो ये कनिष्क का टाइम पीरियड तो नहीं हो सकता। फिर समुद्रगुप्त आफ्टर द क्लोज ऑफ हिज साउथ इंडियन कैंपेन, तो जब ये साउथ में आए थे तो ये वाला रीजन इन्होंने ऑक्यूपाई किया था। ये थोड़ा सा ये साउथ में आए थे, इतना एक्सट्रीम साउथ और ये डिक्कन वाले एरिया में ये नहीं आ पाए थे। तो ये जो गुप्ता के टाइम का पीरियड था वो सिर्फ यहाँ तक था, समुद्रगुप्त का सिर्फ ये रीजन था और थोड़ा सा ये यहाँ पे आए थे, है ना। तो ये पूरा इलाका भी इनके अंडर नहीं था। फिर अशोका टुवर्ड्स क्लोज ऑफ हिज रेन, तो यस, जब अशोका के जो आखिरी के कुछ साल थे या अशोका पीरियड की एंड की तरफ, उनका जो पूरा एम्पायर था वो इतना बड़ा हो चुका था। तो इन्होंने अपने साउथ में इवन बहुत जो एक्सट्रीम साउथ को सिर्फ छोड़ के, चौल चेर पांडे ये जो राजे थे इनको छोड़ के, बाकी पूरा जो एरिया था साउथ का वो आपके अशोका एम्पायर के अंडर आ चुका था। तो इसके अगर आप रूल में देखेंगे तो आज जो प्रेजेंट है पाकिस्तान वाला एरिया है, अफगानिस्तान वाला एरिया है, बांग्लादेश वाला है, इवन आपके जो ईस्टर्न स्टेट्स थे असम वगैरह, ये सारे उसके अंदर आ चुके थे। और इवन ये साउथ में भी केरला और आंध्र प्रदेश इन्हीं के अंदर आ चुके थे। तो जो बिल्कुल ही एक्सट्रीम साउथ है बस उसको छोड़ दिया जाए तो केरला, आंध्र प्रदेश, ये सारे एरिया इनके अंदर आ चुके थे। अब हम देखेंगे अशोका का टाइम पीरियड क्या था। तो अशोका का टाइम पीरियड रहा है, उनका बर्थ हुआ था 304 BC में। इन्होंने अपना जो ये
रूल था वो स्टार्ट किया था 269 बीसी में। इसके बाद इनकी डेथ हो गई थी 232 बीसी में। तो 304 बीसी में इनका बर्थ हुआ था, 269 बीसी में इन्होंने अपना रूल करना स्टार्ट किया था, 232 बीसी में इनकी डेथ हो गई थी। एक और इम्पोर्टेंट ईयर है 261 बीसी, जब इन्होंने कलिंग वॉर किया था। 304 में बर्थ, 269 में रूल को संभालना शुरू किया, 232 बीसी में इनकी डेथ हो गई, 261 बीसी में इन्होंने कलिंग का वॉर किया था। चलिए इसके बाद है from the 3rd century AD when Hun invasion ended the Roman Empire, Indian merchant relied more and more on the, तो जब हुन इन्वेजन हुआ था तो जो हुन इन्वेजन की वजह से आपका जो ट्रेड था रोमन एम्पायर के साथ वो खत्म हो गया था। तो उसके बाद इंडियन मर्चेंट ज्यादातर कहाँ पे रिलायड थे, तो वो था साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड पे। तो मान लीजिए आपका इंडिया है, जब हुन का यहाँ से अटैक हुआ था तो इसकी वजह से ये जो रूट था हमारा वो बंद हो गया था, जिससे हम रोमन ट्रेड किया करते थे। तो जब हम रोमन एम्पायर से ट्रेड नहीं कर सकते थे, और इवन आपके जो ये 3rd सेंचुरी एडी तक आते आते जो आपका ये रोमन एम्पायर था वो खुद भी खत्म हो गया था। तो रोमन एम्पायर भी खत्म हो गया था, उनसे ट्रेडिंग करने का कुछ रास्ता बचा नहीं था। तो हमने ट्रेड कहाँ से करना शुरू किया था, यहाँ साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड से, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से हम ट्रेड किया करते थे। फिर है द फॉलोइंग पर्सन्स केम टू इंडिया एट वन टाइम और अनदर, जिनमें आपके फायन है, आइसिंग है, मेगास्थनीज, वेंसन। तो इनमें इनका इंडिया आने का जो करेक्ट सीक्वेंस था वो क्या था, तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर आए थे वो थे मेगास्थनीज, क्योंकि मेगास्थनीज हमारे यहाँ आए थे बीसी में, मतलब ये कुछ लगभग 303 सेंचुरी बीसी के टाइम पर आपके मेगास्थनीज इंडिया में आए थे। इसके बाद हम बात करते हैं फायन की। तो उसके बाद फायन आए थे 4th सेंचुरी एडी में। तो मेगास्थनीज 3rd सेंचुरी बीसी में, फायन 4th सेंचुरी एडी में। इसके बाद फिर आपके यहाँ आए थे वेंसन। वेंसन आए थे लगभग 6th सेंचुरी एडी में, लगभग 630 एडी के आसपास आए थे। और फिर आइसिंग आए थे 671 एडी में। तो मेगास्थनीज 3rd सेंचुरी बीसी, फायन 4th सेंचुरी एडी, वेंसन 630 एडी, आइसिंग 671 एडी। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3142। तो 3142 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इनिशियली द मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट ऑफ इंडिया इन द 6th सेंचुरी बीसी। तो 6th सेंचुरी बीसी में आपके 4 महाजनपद थे जो बहुत ही फेमस थे, और उन 4 महाजनपद में सबसे पहले आपका आता है मगध, फिर आपका आता है कौशल, फिर आपका आता है वत्स, और फिर जो हमारा एमपी में ही है अवंती। तो मगध, कौशल, वत्स, अवंती, ये 4 महाजनपद थे जिनके बीच में आपस में ही वॉर लगी रहती थी फॉर सुप्रीमेसी, जिसमें लास्ट में आके जो मगध है वो ज्यादा पावरफुल हुआ था। तो 6th सेंचुरी बीसी में आपके कौशल, मगध, वत्स और अवंती। तो इसमें से सबसे इनमें से ऑप्शन में से क्या सही हो जाएगा, मगध। नेक्स्ट है द इंडो लॉस किंगडम सेटअप इन द नॉर्थ अफगानिस्तान इन द बिगनिंग ऑफ द 2nd सेंचुरी बीसी वॉज। 2nd सेंचुरी बीसी में जो एम्पायर आपके नॉर्थ अफगानिस्तान में जिसने रूल किया था वो थे बैक्ट्रिया। ओके, बैक्ट्रिया। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे कि जो आपके इंडिया है इसके नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे अफगानिस्तान आता है, तो इसके अफगानिस्तान के जो नॉर्थ वाले एरिया में जिन्होंने रूल किया था वो बैक्ट्रिया थे। अब बैक्ट्रिया थे कौन, तो ये एक्चुअल में ये जो ईरानियन लोग थे जो ईरान से ईस्ट की तरफ मूव करके इन्होंने अपना पूरा ऑक्यूपेशन किया था, और उन्होंने इंडिया में भी लगभग यहाँ पे नॉर्थ साइड में कब्जा किया था। अब इन्होंने ये लोकेट कहाँ करते थे, तो ये इंडिया के उस टाइम पे, क्योंकि ये पोर्शन भी इंडिया में आता था, तो ये हिंदू कुश माउंटेन्स और अमू दरिया रिवर के बीच में लाया करते थे। तो एक तरफ आपकी हिंदू कुश माउंटेन थी और दूसरी तरफ आपकी अमू दरिया रिवर थी, इनके बीच में ये लोग सिचुएटेड थे। मतलब इनका जो ये पूरा एरिया था वो अफगानिस्तान वाला और ताजिकिस्तान वाला एरिया था। तो आज प्रेजेंट डे पे जहाँ पे अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान है वहां पर वो एरिया पहले के टाइम पे थोड़ा इंडिया का पार्ट हुआ करता था। तो ये जो नॉर्थ अफगानिस्तान है यहाँ पे रूल किया था बैक्ट्रियंस ने। ये एक्चुअल में ईरानियंस थे। इन्होंने किसके बीच में रूल किया था, तो ये जो हिंदू कुश माउंटेन्स और अमू दरिया रिवर के बीच में ये रूल करते थे, जो आज प्रेजेंट डे वो एरिया अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के अंदर आता है।
फिर हम देखेंगे द टर्म आर्यन डिनोट्स, आर्यन टर्म का मतलब क्या है, तो ये एक स्पीच ग्रुप है। तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कि एथनिक ग्रुप नहीं है, हालांकि हमेशा जब हम पूरा पढ़ते हैं आर्यस के बारे में तो हमें लगता है कि एथनिक ग्रुप होंगे जो एक जगह पर रहते थे, पर नहीं, ये आर्यन का जो मतलब है वो एक स्पीच ग्रुप है। अब जो ये स्पीच ग्रुप है ये आपकी जो है वो इंडो यूरोपियन भाषाएं बोलती है या इंडो यूरोपियन ओरिजिन लैंग्वेज ही बोलती है। फिर आपके आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैंडल्ड द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के टाइम पर जो नॉर्थ इंडिया का पूरा ट्रेड था वो कौन सा पोर्ट हैंडल करता था, तो वो था ताम्रलिप्ति। तो ताम्रलिप्ति जो है वो आज प्रेजेंट डे जो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है वहां पर एक सिटी हुआ करती थी जो आज प्रेजेंट डे शायद तामलुक के नाम से जानी जाती है। तो आपका इंडिया है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर आपकी एक पोर्ट सिटी हुआ करती थी जिसका आज प्रेजेंट डे नाम तामलुक है, पहले के टाइम पर वो ताम्रलिप्ति हुआ करती थी, यहाँ से आपका नॉर्थ का सारा ट्रेड हुआ करता था। अब ये आपके कुछ आपके ट्रेड रूट से, जैसे चाइना में, चाइना की तरफ आपका सिल्क रूट जाता था जिसे आप उत्तरपात कहते हैं, ये आपके पास कुछ और भी जरिए थे और उनमें ये भी शामिल था। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है, अहम पुरम पोएम्स ऑफ द पडिनेन किलुकनको ग्रुप formed a continuation of the संगम composition। तो जो आपका संगम लिटरेचर है उसी के ही कंटिन्यूएशन में लिखा गया था आपका अहम एंड पुरम पोएम्स। तो ये ट्रू है। तो जो आपके संगम लिटरेचर है जैसे ही वो खत्म हो गए थे तो उसके बाद जब जो संगम लिटरेचर है वो एरा खत्म होने के बाद उसके उसी में ही कुछ एडिशन किया गया था जिसे हम कहते हैं अहम पुरम पोएम्स। दे वर इंक्लूडेड अंडर पोस्ट संगम वर्क्स। तो जो संगम एरा के बाद वाला जो पीरियड था जिसमें वो संगम वर्क किया गया था, पोस्ट संगम वर्क्स के अंदर इसको इंक्लूड किया गया था। तो ये मेन वर्क्स में नहीं थे, ये पोस्ट वर्क में थे, तो ये भी सही है। तो दोनों ही सही है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, क्योंकि वो उसके पोस्ट का संगम वर्क्स में शामिल किया गया था, इसलिए वो आप कह सकते हो कि वो संगम कंपोजिशन के ही कंटिन्यूएशन में था। फिर आपका आता है द एम्फेसिस ऑफ द जैनिज्म ऑन द नॉन वायलेंस प्रिवेंटेड एग्रीकल्चरलिस्ट फ्रॉम एम्ब्रेसिंग जैनिज्म। तो क्योंकि जैनिज्म की एक फिलॉसफी है कि आप नॉन वायलेंट रहेंगे, आप किसी भी तरह की अहिंसा नहीं कर सकते हैं, इसकी वजह से जो एग्रीकल्चरलिस्ट थे, जो किसान थे, वो जैनिज्म को फॉलो नहीं कर पाए। रीजन कल्टीवेशन इन्वॉल्व किलिंग ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट। ठीक है, तो दोनों सही है। तो जो इंसेक्ट, जब आप एग्रीकल्चर करते हैं तो इससे इंसेक्ट एंड पेस्ट बहुत मर जाते हैं, जिसकी वजह से आप जैनिज्म में एग्रीकल्चर को गलत माना गया है, उसमें वॉयलेंट माना गया है, इसलिए उसमें एग्रीकल्चर करना मना किया गया है। क्योंकि जब आप एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें कई सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो उसमें आप मानते हैं कि ये भी एक तरीके की हिंसा है। तो इस हिंसा को प्रोहिबिट करने के लिए वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं करते, इसकी वजह से जो किसान है वो जैनिज्म फॉलो नहीं कर पाए। तो ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर आपका आता है 49 assertion and reason again, the origin of the feudal system in India can be traced to the military campaign। तो यहाँ पर जो आपका फ्यूडल सिस्टम है वो आपको मिलिट्री कैंपेन्स तक भी आपको इसका ट्रेस मिलता है, तो ये सही है। क्योंकि फ्यूडल में सिर्फ हम जमीन नहीं देते थे, जमीन तो आप दे ही देते थे या तो इक्तादार को या फिर महलवारी सिस्टम में कैसे भी करके आप जो, नहीं महलवारी सिस्टम में ये नहीं था, आपके जो इक्तादारी सिस्टम में आप जब जमीन वगैरह दे देते थे तो उसमें सिर्फ जमीन नहीं होती थी, इवन यहाँ पर जो आपके लीडर होते थे, जमींदार होते थे, उनको अपने साथ कुछ मिलिट्री भी रेडी करनी पड़ती थी, तो कुछ सोल्जर्स वगैरह को वो रेडी करते थे। तो आपकी जो ये फ्यूडल सिस्टम था ये आपके मिलिट्री कैंपेन्स में भी देखा जा सकता है। रीजन देयर वाज अ कंसिडरेबल एक्सपांशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। तो ये भी ठीक है और ए भी ठीक है, लेकिन जो आर है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Then comes Ashoka annexed Kaling to the Mauryan Empire. Reason Kaling controlled the land and sea routes of the South India। तो दोनों सही है, क्योंकि जो कलिंग है वो आपके साउथ इंडिया की तरफ जो भी रूट्स जाते हैं, चाहे वो लैंड रूट्स हो या सी रूट्स हो, उन्हें कंट्रोल करता है। इसकी वजह से अशोक ने कलिंग को मौर्यन एम्पायर में मिलाया था। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे हमें जानना ये भी जरूरी है कि जो आपके अशोक थे
उन्होंने 261 में कलिंग को मौर्यन एम्पायर में मिलाया था। अभी हमने देखा था 261 बीसी में इन्होंने ये वॉर किया था। अब यहाँ पर इनिशियली वैसे तो जब अशोका ने जब ये कलिंग को हराया था तो उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। इसके बाद उन्होंने ये वॉर की पॉलिसी को छोड़ दिया था और उन्होंने कल्चरल कॉन्क्वेस्ट पे ज्यादा ध्यान दिया। तो उन्होंने मारपीट करके फिजिकल कॉन्क्वेस्ट करने से ज्यादा उनका फोकस था कल्चरली उन पे कॉन्क्वेस्ट करिए, धम्म की पॉलिसी को प्रमोट करिए। तो ये सब पॉलिसी हृदय परिवर्तन तो हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कलिंग को उन्होंने छोड़ दिया। तो कलिंग को फिर उन्होंने अपने मौर्यन एम्पायर में मिलाया ही था, बस इसके बाद और कॉन्क्वेस्ट नहीं की थी। फिर है प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया में जो मिलिट्री गवर्नरशिप थी वो ग्रीक्स ने इंट्रोड्यूस की थी। अब ये गवर्नरशिप में क्या था कि जो ग्रीक्स यहाँ पर आए थे तो उन्होंने यहाँ पर गवर्नर्स को अपॉइंट करके फिर वापस चले जाते थे। तो मान लो ये को इंडिया का इंडिया है, यहाँ पे इंडो ग्रीक्स है, उन्होंने ये वाला जो रीजन था वो ऑक्यूपाई किया। तो वो यहाँ पे रहते नहीं थे, वो वापस चले जाते थे दूसरे एरियाज को ऑक्यूपाई करने के लिए और यहाँ पर अपना एक गवर्नर नियुक्त कर लिया करते थे, अपॉइंट कर लिया करते थे और ये गवर्नर यहाँ का सारा जो देख रेख था वो करता था। अब इस गवर्नर को हम उस टाइम मतलब बुलाते थे स्ट्रेटास, बोलते थे कि इनका ये स्ट्रेटा है या फिर स्ट्रेटेगोस। तो ये जो गवर्नर थे उनको स्ट्रेटेगोस बोला जाता था उस टाइम पर। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वाज रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन। तो जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था तो नॉर्थ इंडिया में नंद रूल कर रहे थे। नंद को हराने के बाद फिर मौर्यास आए, मौर्यास को हराने के बाद फिर शुंगास आए, शुंग को हराने के बाद फिर कानवास आए। तो ये ऑर्डर भी सही दिया गया है, पहले नंद फिर मौर्यास फिर शुंग फिर कानवा डायनेस्टी। फिर नेक्स्ट है आपके होयसला जो मॉन्यूमेंट्स थे वो कहाँ पे मिलते हैं, तो वो मिलते हैं हेलिबेट एंड बेलूर में। अब उसमें जो बेलूर है वो आपका होयसला एम्पायर का पहला कैपिटल माना गया है और बेलूर के बाद फिर इसके जो कैपिटल था वो हेलिबेट में ट्रांसफर कर दिया था या फिर हेलिबेट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब हेलिबेट को फिर उन्होंने दूसरा अपना कैपिटल बना लिया था। तो पहला कैपिटल था बेलूर, दूसरा कैपिटल था हेलिबेट। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर है जिसे सही तरीके से मैच किया गया है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में पेंटेड ग्रेवियर हुआ करते थे, नहीं। कुशन के टाइम पर गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को प्रमोट किया गया था, ट्रू। मुगल्स के टाइम पर अजंता पेंटिंग्स हुई थी, नहीं। मराठास के टाइम पे पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स को प्रमोट किया गया था, नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पेंटेड ग्रेवियर है वो पेंटेड ग्रेवियर लेटर वैदिक पीरियड के टाइम का है। ये जो आपके गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है इसको कुषाण ने ही पेट्रोनाइज किया था। इसके बाद है अजंता पेंटिंग्स, जो है वो अजंता पेंटिंग्स आपकी गुप्तास के टाइम की है, ना कि मौर्य के टाइम की। और जो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है वो मौर्य के टाइम पर फ्लरिश हुई थी, सॉरी मुगल्स के टाइम पर फ्लरिश हुई थी, ना कि मराठास के टाइम पर। तो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो मुगल्स के टाइम पे, अजंता पेंटिंग्स जो है वो गुप्ता के टाइम पर, गंधार कुषाण और पेंटेड ग्रेवियर लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पर फ्लरिश हुए थे। अब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो पॉटरी थी वो रेड एंड ब्लैक कलर की थी। नेक्स्ट है आपका अगेन असर्शन एंड रीजन। हर्षवर्धन ने प्रयाग असेंबली कन्वीन करवाई थी, ट्रू। उन्होंने एक प्रयाग असेंबली को उन्होंने होस्ट किया था, उन्होंने कन्वीन करवाई थी। फिर है आपका उन्होंने ये वो चाहते थे महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को प्रमोट करना। तो वो सिर्फ बुद्धिज्म के महायान जो था ना, टाइप था या कैटेगरी थी, उसी को ही पॉपुलराइज करवाना चाहते थे। तो दोनों ही ट्रू है, प्रयाग असेंबली में उन्होंने करवाई थी और वो महायान को प्रमोट करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने महायान के लिए प्रयाग असेंबली को नहीं कन्वीन करवाया था। महायान को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कन्नौज की असेंबली कन्वीन करवाई थी। तो कन्नौज की असेंबली हुई थी महायान को प्रमोट करने के लिए, और जो प्रयाग असेंबली करवाई थी उन्होंने वो पर्सनल बेनिफिट के लिए की थी, जो खुद को प्रमोट करने के लिए या खुद को पॉपुलराइज करने के लिए उन्होंने प्रयाग असेंबली करवाई, और महायान को पॉपुलराइज करवाने के लिए उन्होंने कन्नौज असेंबली करवाई। तो दोनों ही ट्रू है, ए एंड आर ट्रू, लेकिन आर जो है वो एक का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर आपका आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग चोल किंग्स कॉन्क्वेड सीलोन। तो सीलोन आपका प्रेजेंट डे श्रीलंका में आता है, और इनमें से जो राजेंद्र है इन्होंने इस श्रीलंका को पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लिया था। ये ऑक्यूपेशन स्टार्ट किया था राजा राजा वन ने,
तो राजा राजा वन ने ये कॉन्क्वेशन जो कॉन्क्वेस्ट था उसको स्टार्ट किया था, पर उन्होंने श्रीलंका का सिर्फ आधा पोर्शन ही कॉन्क्वेस्ट कर पाए थे। तो इस पूरे पोर्शन को कॉन्क्वेस्ट किया था राजेंद्र ने और इनिशिएट किया था राजा राजा वन ने। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क एट कश्मीर। तो हमें पता है कि बुद्धिस्ट काउंसिल टोटल 4 हुई हैं और चारों बुद्धिस्ट काउंसिल में से जो लास्ट वाली थी वो आपकी कश्मीर में हुई थी। कश्मीर में भी कुंडल ग्राम एक जगह है, वहां पे हुई थी और इसे पेट्रोनाइज करने वाले थे आपके कनिष्क। इसे प्रिसाइड किया था 2 लोगों ने, एक तो थे आपके ये वासुमित्र और दूसरे थे आपके अश्वघोष। तो वासुमित्र और अश्वघोष 2 लोग थे जिसने इसको प्रिसाइड किया था। तो इन ऑप्शंस में से आपको वासुमित्र गिवन है, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चारों बुद्धिस्ट काउंसिल को याद रखने की एक ट्रिक है जो है राम, विकास, पामू, ककवा। तो राम से र से हो जाएगा आपका राजगृह में पहली बार हुआ था, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। अ से हो जाएगा इसे करने वाले थे, मतलब इसे पैट्रोनाइज करने वाले थे अजातशत्रु। और म से इसे प्रिसाइड करने वाले थे महाकश्यप। विकास में वी से आ जाएगा कि हुआ कहाँ पे था, तो वैशाली। क से हो जाएगा इसको पैट्रोनाइज कौन किसने किया था, तो हो जाएगा आपके कालाशोक। और किसने प्रिसाइड किया था, सभा कवि। प से हो जाएगा तीसरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। अ से हो जाएगा अशोक ने की थी और मो से हो जाएगा मोगलीपुत्र देसाई ने इसे वो प्रिसाइड किया था। तो पैट्रोनाइज करने वाले थे, राजा का नाम था अशोक और प्रिसाइड करने वाले थे मोगलीपुत्र देसाई। फिर क से आ जाएगा कि चौथी जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कश्मीर में हुई थी, कश्मीर के भी कुंडल ग्राम में हुई थी, कनिष्क ने की थी और कनिष्क ने पैट्रोनाइज की थी और प्रिसाइड करने वाले थे वासुमित्र और दूसरे थे अश्वघोष। तो ये आपका हो जाएगा राम, विकास, पामो, ककमा, जिसमें जो पहले पहले लेटर है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जगह कहाँ पर हुई थी। फिर जो दूसरे लेटर है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किंग जिसने उसे पैट्रोनाइज किया और जो लास्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रिसाइड किसने किया, कौन है मॉन्क वगैरह या फिर आपके जो उस टाइम पर गुरु थे वो कौन थे। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वर नॉट रिप्रेजेंटेड सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर। तो हड़प्पन कल्चर के टेराकोटा आर्ट में या फिर सील्स में इनमें से कौन सा जानवर था जो शामिल नहीं था। तो उसमें एलिफेंट था, डायनासोर्स थे और टाइगर्स को रिप्रेजेंट किया गया है, बस काऊ को रिप्रेजेंट नहीं किया गया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा काऊ। तो इसके अलावा भी कुछ एनिमल्स थे जो कि बहुत फेमस है लेकिन वो हड़प्पन कल्चर में उसको किसी भी सीरीज में जगह नहीं मिली। तो वो है आपके हॉर्स, काऊ, कैमल और लॉयन। टाइगर था बट लॉयन नहीं था। तो हॉर्स, काऊ, कैमल, लॉयन ये किसी भी सील में नहीं आया है हड़प्पा की। और एक जानवर जो है वो बार बार आया है, उसका है यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न एक ऐसा एनिमल है जो बार बार हड़प्पन सील्स में आपको देखने के लिए मिला है। इसके बाद है नेक्स्ट, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। एक तरफ आपको दिए गए हैं साइट और दूसरी तरफ दिए गए कि वहां पे मिली हुई कुछ चीजें। तो लोथल हमें पता है कि डॉकयार्ड था वहां पर, तो लोथल क्या हो जाएगा, डॉकयार्ड। कालीबंगर क्या हो जाएगा, कालीबंगा में मिला था हमें प्लव फील्ड, है ना, जोता हुआ खेत। इसके अलावा ढोलावीरा में हमें मिला है ये इंस्क्रिप्शन जिसमें लार्ज बड़े बड़े साइज की 10 साइज से हड़प्पन स्क्रिप्ट के। तो यहाँ पे से बड़े बड़े साइज की 10 साइंस मिले हैं जिसमें हड़प्पन के कल्चर हड़प्पा की स्क्रिप्ट लिखी गई है, जो हालांकि अभी तक हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे बड़े बड़े साइन बोर्ड्स जिसमें कुछ ना कुछ ऐसे डिजाइन बनी हुई है, कुछ ना कुछ हड़प्पा की स्क्रिप्ट वो दिखा रही है, पर हम उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो हमें कहाँ मिला है, तो वो ढोलावीरा में मिला है। और बनावली में हमें टेराकोटा का प्लफ मिला है ना। तो जो प्लफ है जिससे हम खेत जोतते हैं वो आपको मिला है बनावली में और वो टेराकोटा का बना हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2143। तो 2143 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो पढ़ते हैं, द स्टेचू ऑफ गोमतेश्वर एट श्रवण बेलगोला रिप्रेजेंट द लास्ट तीर्थंकर ऑफ द जैन।
तो पहला ही जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो जो आपका ये श्रवण बेलगोला में गुप्तेश्वर का स्टेचू है, ये पहली बात तो ये है कहाँ, कर्नाटका में। तो कर्नाटका में आपका ये श्रवण बेलगोला में एक स्टैचू है जिसको हम कहते हैं गुप्तेश्वर का स्टैचू। ये एक्चुअल में किसी तीर्थांकर के लिए नहीं बनाया गया है, ये आपके जैन देवी जो है बाहुबली, इनके लिए बनाया गया है। तो ये जो आपकी कर्नाटका में ये गोमतेश्वर का स्टैचू आपको मिला है जो श्रवण बेलगोला में है, ये किसको डेडिकेटेड है, तो ये डेडिकेटेड है आपके बाहुबली को। ओके, चलिए अब बाकी के भी ऑप्शंस देख लेते हैं कि लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री इज इन अरुणाचल प्रदेश, तो ये करेक्ट है। आपकी इंडिया की सबसे बड़ी जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है, मोनास्ट्री मतलब वो जगह जहाँ पे सारे बुद्धिस्ट मॉन्क एक साथ रहते हैं, वो आपको अरुणाचल में मिलेगी और उसका मोनास्ट्री का नाम है तवांग मोनास्ट्री। तवांग मोनास्ट्री। फिर आपके खजुराहो टेम्पल्स जो थे वो चंदेला किंग्स ने बनवाए थे, तो ये भी सही है। चंदेला के टाइम पर ये खजुराहो के सारे टेम्पल्स बनवाए गए थे। और उसके बाद ही आपका होयसला टेम्पल जो है वो शिव को डेडिकेटेड है, तो ये तीनों आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। ये शिव को डेडिकेटेड है, चंदेलास के टाइम पर ये खजुराहो के टेम्पल्स बनाए गए थे। और इंडिया का सबसे बड़ा जो मोनास्ट्री है वो आपके अरुणाचल में मिलेगा जिसका नाम है तवांग, और ये जो है वो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट मोनास्ट्री है। इंडिया की पूछेंगे तो इंडिया की फर्स्ट, और अगर वर्ल्ड की पूछेंगे तो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट मोनास्ट्री है। अब वर्ल्ड की फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है, तो वर्ल्ड की जो फर्स्ट लार्जेस्ट है वो तिब्बत में है। तिब्बत में भी एक जगह है लहासा, वहां पर है, और वहां पर उसका नाम क्या है, पोटाला पैलेस। तो पोटाला पैलेस लहासा में, और लहासा कहाँ है, तिब्बत में। ये आपकी वर्ल्ड की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है, और सेकंड जो है वो हमारे अरुणाचल प्रदेश में है जिसका नाम क्या है, तवांग मोनास्ट्री। इसके बाद हो जाएगा इन द एंशियंट बुद्धिस्ट इन एंशियंट इंडियन बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज अ सेरेमनी कॉल्ड पवराना इज यूज्ड टू बी हेल्ड, इट वाज द। आपकी एंशियंट इंडिया की जो बुद्धिस्ट की मोनास्ट्रीज थी वहां पर एक सेरेमनी बनाई जाती थी जिसका नाम है पवराना। तो इसका ये क्या दर्शाती थी, ऐसे क्या मतलब आप क्या रिप्रेजेंट करती थी। तो एक्चुअल में हम पहले देखेंगे कि पवराना होता क्या है। तो ये एक सेरेमनी होती है, ये बुद्धिस्ट लोगों के लिए एक बहुत ही पवित्र दिन होता है जो वो मनाते हैं 11th लूनर मंथ। के फुल मून के दिन। तो आप इतना भी याद रखें तो काफी है कि ये फुल मून के दिन मनाया जाता है, और ये दिन दिखाता है कि जो रेनी सीजन है वो खत्म हो चुका है। तो रेनी सीजन मतलब रेनी सीजन जो होता है वो आप इनके में उन्हें वास का महीना बोला जाता है। तो ये वास का मंथ मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, रेनी सीजन वो खत्म हो चुका है। तो वो खत्म होते ही वो एक ये फेस्टिवल रखते हैं, एक सेरेमनी मनाते हैं जिसको हम कहते हैं पवराना। और ये पवराना में वो करते क्या है, वो एक क्या बोलते हैं, एक तरह का कन्फेशन होता है जो सारे मॉन्क करते हैं। इस रेनी सीजन में उन्होंने जो भी कुछ पाप किए होते हैं, कुछ भी अगर ऑफेंसेस किए होते हैं, कुछ गलत काम किए होते हैं, तो वो उसे कन्फेस करते हैं इस फेस्टिवल में। तो बात समझ में आ रही है। तो पवराना क्या है, पवराना एक तरीके का सेरेमनी है जो कि सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स मिलकर मनाते हैं। 11th लूनर मंथ के फुल मून के दिन मनाते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है कि वास का महीना जो है वो खत्म हो चुका है। स्पेशली वो सारी कंट्रीज जो कि आपकी साउथ एशियन की कंट्रीज होती हैं जैसे थाईलैंड वगैरह है, जहाँ पे थेरवाड़ा बुद्धिज्म प्रैक्टिस किया जाता है। थेरवाड़ा या थेरवाद जो बुद्धिज्म है जहाँ पर पाया जाता है, वहां पर ये स्पेशली आज भी मनाया जाता है। वास मंथ के खत्म होने पर वो लोग जो है वो कन्फेशन करते हैं। तो इट्स अ कन्फेशन बाय द मॉन्क्स ऑफ देयर ऑफेंसेस कमिटेड ड्यूरिंग देयर स्टे इन द मोनास्ट्री ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर है आपका 62 क्वेश्चन, द एंशियंट इंडियन प्ले मुद्रा राक्षस ऑफ विशाखा दत्त हैज इट्स सब्जेक्ट ऑन। तो जो आपका प्ले है मुद्रा राक्षस जो कि विशाखा दत्त ने बनाया है या लिखा है, इसमें इसका सब्जेक्ट क्या है, तो मुद्रा राक्षस में एक्चुअली ये लिखा कब गया था, तो गुप्ता पीरियड में ये लिखा गया था। पर इसकी जो स्टोरी है वो है आपके मौर्य पीरियड के बारे में, कि किस तरह से जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने नंदा के रूल को खत्म करके वहां पे अपना राज्य स्थापित किया। इससे रिलेटेड जो स्टोरी लिखी गई है वो आपके मुद्रा राक्षस में है।
तो ये गॉड एंड डेमन की कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखाता है, ये कोई रोमांटिक स्टोरी भी नहीं दिखाता, ये दो आर्यन के बीच की कोई पावर भी नहीं दिखाता, ये दिखाता है कोर्ट इंट्रिग्यूज ऑफ एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त, जो ये तख्ता पलट हुआ था चंद्रगुप्त के टाइम पर, इसकी स्टोरी से आपकी मुद्रा राक्षस में। फिर है आपका एम्परर हर्ष साउथवर्ड मार्च वॉज स्टॉप्ड ऑन द नर्मदा रिवर बाय। तो जब हर्ष साउथवर्ड मूव कर रहे थे या साउथवर्ड या साउथ के एरियाज को कॉन्क्वेस्ट करना चाह रहे थे, तो उस टाइम पर उन्होंने नर्मदा रिवर पर एक लड़ाई लड़ी थी पुलकेशिन टू के साथ, और वहां पर हर्षवर्धन जो थे वो हार गए थे, जिसकी वजह से वो साउथ के एरियाज को कॉन्क्वेयर करने से फेल हो गए। तो वो कौन थे? पुलकेशिन टू। और ये पुलकेशिन टू है कौन? तो ये आपके चालुक्य किंग है वातापी के। तो हमें पता है कर्नाटका एक जगह है जिसको पहले मैसूर कहा जाता था, वहां पर एक वातापी के राजा है, वातापी के चालुक्य राजा है पुलकेशिन टू, है ना। वातापी के चालुक्य राजा थे पुलकेशिन टू, जिसने आपको हर्षवर्धन को हराया था डेक्कन वाले एरिया में, और उसके बाद फिर वो साउथ में कॉन्क्वेस्ट नहीं कर पाए। फिर आपको क्वेश्चन है कि दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो चोलास डिफीटेड पांड्यास एंड चेरास रूलर्स एंड एस्टेब्लिश्ड देयर डोमिनेशन ओवर पेनिनसुलर इंडिया इन द अर्ली मेडिएवल टाइम्स। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो जो चोल एम्पायर थे या जो अर्ली मेडिएवल टाइम्स पर जो न्यू चोलास थे या संगम पीरियड के जो चोला किंगडम थी, उन्होंने क्या किया था? एक बैटल लड़ी थी, बैटल ऑफ वेनी कराइकल। तो वेनी कराइकल की एक उन्होंने बैटल लड़ी थी, और इस बैटल में उन्होंने चेर, पांड्य और इसके अलावा 11 और छोटे छोटे चीफ्टेंस थे, उनको भी उन्होंने साथ में हराया था। तो इनकी वेनी कराइकल एक युद्ध हुआ था, वेनी कराइकल बैटल। उस वेनी कराइकल में उन्होंने चेर, पांड्य और 11 और छोटे छोटे कुछ रूलर्स थे, इनको उन्होंने साथ में हराया था। अब ये जो कराइकल है वो एक्चुअल में आपके संगम चोलास का एक बहुत बड़ा फेमस राजा है। तो ये जो कराइकल जिस युद्ध की हम बात कर रहे हैं, एक्चुअल में जो कराइकल है वो है कौन? आपके चोल, जो संगम चोल पीरियड में के जो सबसे फेमस राजा थे वो थे कराइकल। और इनके बारे में आपको बहुत कुछ पता चलता है फ्रॉम द पट्टिनापल्ली पोट्री। तो जब आप संगम एज के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको कई सारे टेक्स्ट, कई सारे लिटरेचर के बारे में पता चलेगा। उसमें से एक है आपकी पट्टिनापल्ली, एक किताब है, एक टेक्स्ट है, जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कराइकल के बारे में। और कराइकल है कौन? ये चोल एम्पायर के सबसे प्रसिद्ध राजा हैं, जिन्होंने एक बैटल हुआ था वैनी कराइकल, उसमें इन्होंने चेर की और पांड्या की और बाकी 11 छोटे छोटे और चीफ्टेंस को एक साथ हराया था। ठीक है, तो ये वाला जो आपका स्टेटमेंट हो जाएगा वो सही हो जाएगा, पहला वाला। इसके बाद है चोला सेंट एन एक्सपेडिशन अगेंस्ट शैलेंद्र एम्पायर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड कॉन्क्वेड सम ऑफ द एरियाज। तो हाँ, ये भी सही है, जो संगम एज में जो चोलास थे उन्होंने अपने साउथ ईस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट एशिया में एक वॉर लड़ा था शैलेंद्र एम्पायर के खिलाफ, और वहां पर वो जीत भी गए थे। तो ये आपके दोनों ए एंड बी दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगे। अच्छा, इसके बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत और जानना हो तो जो चोला एम्पायर है वो वैसे आपके सदर आंध्र प्रदेश तक था पहले। इनकी जो कैपिटल थी वो थी उरायूर, पहली कैपिटल थी उरायूर, और उसके बाद उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी टुवर्ड्स पुहार। तो आपकी पहली कैपिटल थी उरायूर, और उसके बाद फिर आपने शिफ्ट की थी चोला एम्पायर ने शिफ्ट की थी अपनी कैपिटल पुहार में। ठीक है, और उनके एक जो सक्सेसफुल राजा थे या सबसे फेमस राजा थे वो थे कराइकल, जिन्होंने वैनी कराइकल बैटल पे चेर, पांड्या और 11 और चीफ्टेंस को हराया था। फिर है नेक्स्ट है आपका मृच्छकटिका, जो एक एंशियंट बुक है जिसे शूद्रक ने लिखा है। इसमें किस बारे में बात की गई है? तो इसमें एक्चुअल में एक लव अफेयर बताया गया है, रिच मर्चेंट और एक वैश्य की डॉटर, एक वैश्य की बेटी और एक रिच मर्चेंट थे, उनके लव अफेयर के बारे में बताया गया है मृच्छकटिका में। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। तो मृच्छकटिका एक्चुअल में एक संस्कृत में लिखा गया नाटक है, इसकी लैंग्वेज क्या है? संस्कृत। और ये लिखा कब गया था? तो ये लिखा गया था 2nd सेंचुरी बीसी में।
और इसमें एक लड़के का नाम जिसका नाम था चारुदत्त, चारुदत्त जो कि एक बहुत ही रिच मर्चेंट था, उसके और वसंत सेन का लव अफेयर दिखाया गया है। तो इसमें एक चारुदत्त और वसंत सेन का लव दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या बताया पता चलेगा, लव अफेयर ऑफ अ रिच मर्चेंट विद द डॉटर ऑफ कॉटेसन। फिर आपका आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वर्धमान महावीर मदर वॉज डॉटर ऑफ लिच्छवी चीफ चेटक। तो वर्धमान की जो माता है, जो वर्धमान महावीर है उनकी जो माता है, उनका नाम था त्रिशला, और वो जो थी वो आपके लिच्छवी राजा चेटक की सिस्टर थी, डॉटर नहीं। तो बाकी सब तो ठीक है कि जो उनकी माता थी त्रिशला, वो आपकी लिच्छवी खानदान से बिलोंग करती थी या लिच्छवी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, लेकिन उनकी यहाँ पर जो लिच्छवी के राजा थे चेटक, उनकी बहन थी ये त्रिशला, ना कि उनकी बेटी। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। गौतम बुद्ध की जो माता थी वो आपके कौशल डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, तो ये ट्रू है। पार्श्वनाथ जो है वो आपके 23rd तीर्थंकर है जो कि बनारस से बिलोंग करते थे, तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो 24th है आपके महावीर, और जो 23rd थे वो थे आपके पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ आपके 23rd तीर्थंकर है जो कि बनारस से बिलोंग करते थे, तो सेकंड एंड थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है आपका लास्ट मौर्य रूलर जो कि बृहद्रथ थे, उसको मार दिया था, वॉज असेसिनेटेड बाय कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र सोम, तो ये सही है। तो मौर्यास को हराकर किस तरह की डायनेस्टी एस्टेब्लिश की थी, तो वो शुंग थे, और उसमें भी जो आपके मौर्यन एम्पायर के लास्ट रूलर थे वो थे बृहद्रथ, और उनको मारकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। इसके बाद शुंग डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो थे देवभूति, और देवभूति को मारकर कानव डायनेस्टी के जो राजा थे वासुदेव कानव, उन्होंने अपनी डायनेस्टी शुरू की थी, ये ब्राह्मण थे। तो देवभूति को हराकर देवभूति को हराकर ब्राह्मण मिनिस्टर थे एक वासुदेव कानव, उन्होंने अपनी कानव डायनेस्टी स्टार्ट की थी। कानव डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर है उनको आंध्रास ने हरा दिया था, तो आंध्रास ने हराया था, फिर सतवाहनास ने अपना रूल वहां पे स्टैब्लिश किया था। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएंगी। एक बार फिर से आप नाम देख लीजिएगा और ये याद रखिएगा, बृहद्रथ को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने, शुंग डायनेस्टी के लास्ट थे देवभूति जिसको हराया था वासुदेव कानव ने। वासुदेव कानव ने फिर स्टार्ट की थी कानव डायनेस्टी, जिसका एंड हुआ था आंध्रास के साथ, आंध्रास ने उन्हें हरा दिया था, फिर सतवाहनास का रूल यहाँ पे शुरू हो गया था। नेक्स्ट है चाइनीज पिलग्रिम जो है फाहियन, उन्होंने फोर्थ ग्रेट बुद्धिस्ट काउंसिल अटेंड की थी जो कि कनिष्क ने करवाई थी। तो हमने फोर्थ काउंसिल देखी, कनिष्क ने करवाई थी, कश्मीर में करवाई थी, कश्मीर के कुंडलग्राम में करवाई थी। वासुमित्र इसके ने इनको प्रिसाइड किया था, और अश्वघोष ने भी प्रिसाइड किया था। तो इसको फाहियन ने अटेंड नहीं किया था, क्योंकि जब फाहियन हमारी इंडिया में आए थे तो वो गुप्त पीरियड के टाइम पर आए थे। तो वो जिस काल में आए थे वो चंद्रगुप्त सेकंड का काल था, मतलब ये गुप्ता पीरियड चल रहा था। और जबकि जो ये कश्मीर है, जो ये कनिष्क है, वो आपके कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद है चाइनीज के जो पिलग्रिम थे ग्वेनसिंग, और वो हर्ष से मिले थे, और फिर उनको पता चला था कि जो हर्ष है वो बुद्धिस्ट के खिलाफ है, उनके अगेंस्ट है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि जब ये आपके हर्ष से मिले थे तब हर्ष जो थे वो बुद्धिस्ट के खिलाफ नहीं थे, वो मिले जरूर थे, वो हिमंसक जो है वो आपके हर्षवर्धन के टाइम पर आए थे, पर हर्षवर्धन तब बुद्धिस्ट के खिलाफ नहीं थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, सॉरी, नीदर वन नॉर टू। इसके बाद है विथ रेफरेंस टू एंशियंट जैनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अगर आप एंशियंट जैनिज्म में देखिए तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, जैनिज्म वाज स्प्रेड इन द साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थूल बाहु, तो ये गलत है। तो जैनिज्म जब आपको पता होगा ये हुआ था आपके चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर, जब ये आपके मगध वाले रीजन में फेमाइन आ गया था, तो जैनिज्म तो फिर जो चंद्रगुप्त टू थे, या चंद्रगुप्त मौर्य थे, सॉरी, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो भद्रबाहु के साथ मिलकर साउथ में गए थे, श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटका में आता है, ठीक है। और जो आपके मगध में रह गए थे वो ब्रांच जैनिज्म की जो मगध में ही रह गई थी, इसको बाद में फिर जाना जाने लगा था, वो किसके अंदर थी, वो स्थल बाहु के अंदर अंदर थी। तो एक बार फिर से हम इसको क्लियरली समझते हैं
कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर मगध में फेमाइन आ गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो बद्रबाहु के साथ मिलकर साउथ में चले जाते हैं। साउथ में कर्नाटका में एक जगह है श्रवणबेलगोला, वहां चले जाते हैं और वो वहां चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो फास्ट अप टू डेथ अडॉप्ट कर लेते हैं। तो वो तब तक कुछ नहीं खाते जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती। तो वो किसके साथ साउथ में गए थे? बद्रबाहु के साथ। और जैनिज्म की वो ब्रांच जो वही मगध में रह गई थी वो किसके अंडर थी? वो स्थूलबाहु के अंदर अंडर थी। तो साउथ में जो गए थे वो बद्रबाहु थे और जो नॉर्थ में रह गए थे वो थे स्थूलबाहु। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जैनिज्म साउथ इंडिया में किसने स्प्रेड किया? स्थूलबाहु ने, जो कि गलत है क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ही रह गए थे और साउथ में स्प्रेड करने वाले थे बद्रबाहु। Jains who remained under the leadership of Bhadrabahu were called Shvetambars after the council held at पाटलिपुत्र। ये भी गलत है। तो पाटलिपुत्र में जो जैनिज्म की काउंसिल हुई थी, जैसे बुद्धिस्ट की 4 काउंसिल हुई है वैसे जैनिज्म की 2 काउंसिल हुई है। तो इनकी जो काउंसिल हुई थी पहले, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि वो लोग वो जैन जो कि भद्रबाहु के अंडर आते हैं या भद्रबाहु की लीडरशिप के अंदर आते हैं, उनको नाम दिया गया था दिगंबर्स। और जो स्थूलबाहु के अंदर आते हैं या स्थूलबाहु की लीडरशिप के अंदर आते हैं, उनको नाम दिया था श्वेतांबर्स। श्वेतांबर मतलब वो जो व्हाइट कपड़े धारण करेंगे और दिगंबर मतलब वो जो कि नेकेड रहेंगे, जो कोई कपड़े नहीं पहनेंगे। फिर है जैनिज्म enjoyed द पैट्रोनेज ऑफ कलिंग किंग खारवेला इन द 1st सेंचुरी BC। ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो खारवेला के राजा हैं कलिंग, उन्होंने जैनिज्म को प्रमोट किया था या पैट्रोनेज दिया था 1st सेंचुरी BC में। फिर है द इनिशियल स्टेज ऑफ जैनिज्म द जैन वर्शिप इमेजेस अनलाइक बुद्धिस्ट। ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि जैनिज्म की भी अर्ली स्टेज में उसको इमेजेस को या किसी भी आइडल पूजन बना था। इवन वो लोग इसके खिलाफ थे, तो चाहे जैनिज्म हो या बुद्धिज्म हो, दोनों ही आइडल वर्शिप या फिर इमेज वर्शिप के अगेंस्ट थे। फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। तो मैजिकल चार्म्स या फिर जादू टोना के बारे में बात करना, ब्लैक मैजिक के बारे में बात करना या फिर मेडिसिन के बारे में बात करना, ये अथर्ववेद में लिखा गया है। तो ऋग्वेद में आपके ये पूजा पाठ और ये जो कुछ हिम्स वगैरह लिखी गई है, और यह सामवेद में आपके म्यूजिक्स वगैरह हैं, यजुर्वेद में आपके यज्ञ वगैरह के बारे में बात की गई है, और अथर्ववेद में मैजिक एंड मेडिसिन के बारे में। फिर हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ कंटेम्पररी ऑफ द अदर 3। तो इन तीनों में से कौन एक साथ रहते थे या एक टाइम पर रहते थे और बाकी एक है जो इनके टाइम पर नहीं रहते थे? तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसन्नजीत, ये तीनों एक टाइम पर ही रहते थे, मतलब इनका टाइम पीरियड सेम है पर मिलन अलग है। तो आपको पता होगा कि बिंबिसार जो थे वो हर्यक डायनेस्टी के फाउंडर थे और इनके जो थे वो उन्होंने एक मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया था आपके प्रसन्नजीत के साथ। प्रसन्नजीत वो जो कि कौशल के राजा थे। तो प्रसन्नजीत जो थे वो कौशल के राजा थे। उन्होंने उनकी जो बहन थी वो थी महाकौशल, और उन्होंने महाकौशल की जो शादी थी वो आपके बिंबिसार के साथ करवाई थी। तो इन दोनों के बीच में तो मैट्रिमोनियल अलायंस थे। और साथ ही में प्रसन्नजीत की बहन की जो शादी थी वो बिंबिसार से हुई थी, लेकिन प्रसन्नजीत की बेटी की जो शादी थी वो आपके, तो यहाँ पे आपने देखा कि बिंबिसार जो है उन्होंने प्रसन्नजीत की बहन से शादी की थी, और ये जो प्रसन्नजीत है वो गौतम बुद्ध के भी कंटेम्पररी थे। तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसन्नजीत आपस में एक साथ मतलब एक टाइम पर रहते थे, और मिलिंद जो थे वो अलग टाइम पर थे, उनका इनके साथ कोई रिलेशन नहीं था। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रकूट एम्पायर। तो राष्ट्रकूट एम्पायर की जो फाउंडेशन थी वो रखने वाले थे दंती दुर्ग। दंती दुर्ग इनके वो थे फाउंडर थे, और दंती दुर्ग ने ये जो डायनेस्टी है वो शुरू किया था 753 एडी में। और उनकी जो कैपिटल थी वो कैपिटल थी मान्यखेत। मान्यखेत, तो मान्यखेत इनकी कैपिटल थी और उन्होंने डायनेस्टी शुरू की थी 753 एडी में। इसके बाद है नेक्स्ट, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एंशिएंट टाउन तक्षशिला लोकेटेड। तो तक्षशिला इनमें से कौन सी नदियों के बीच में लोकेटेड थे? तो वो थे इंडस और झेलम। इंद्रस रिवर जिसे सिंधु रिवर भी कहा जाता है, और झेलम जिसे विटस्ता कहा जाता है। तो अगर आपको ऑप्शन मिले सिंधु और विटस्ता तो वो भी आपके सही ऑप्शन होंगे। ये सिंधु और विटस्ता रिवर के बीच में ही लोकेटेड थी।
और आज प्रेज़ेंट डे पे ये कहाँ आता है? पाकिस्तान में। ओके।